हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इंपॉर्टेंट नोट्स करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट जो नोट्स है दोस्तों ये न्यू सिलेबस 2023 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी की मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, तो उस लिहाज से वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण। इस नोट से बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण क्या है। जी हाँ, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शाब्दिक रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परि प्लस आवरण, यानी परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य उस सब कुछ से है जो किसी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को चारों ओर से ढके हुए है। उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभाव से है जो किसी भी स्थान पर किसी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। जी हाँ, पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों से है और उनके प्रभाव से है जो किसी भी स्थान पर किसी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है। पर्यावरण की एक परिभाषा, अगर हम पर्यावरण की कोई परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा दी किसने, रॉस के अनुसार। तो रॉस के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य मनुष्य के चारों ओर की उन परिस्थितियों से है जो उसकी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधनों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जी हाँ, जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है जिसका उपयोग मानव द्वारा किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। और जो भी चीज़ या जो भी वस्तु मनुष्य के प्रयोग में लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के क्या कारण है, यानी जो वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य है उसमें पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों है। सबसे बड़ी चिंता कारण क्या है, कृषि भूमि में कमी। ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि, यानी पर्यावरण जो प्रदूषण लगातार बढ़ उससे ग्लोबल वार्मिंग खतरा बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पीने योग्य जल की मात्रा में कमी, जल प्रदूषण की वजह से बढ़ता प्रदूषण। सीमित संसाधन, यानी संसाधन सीमित है और मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित हैं। मानव अस्तित्व को खतरा और ओजोन परत में छिद्र। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसको लेकर एक मंच की आवश्यकता है जिसपे इसका जो है समाधान ढूंढा जा सके। इसको लेकर कई बार कोप की बैठक होती है। कोप का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है। इसी बैठक में तय किया जाता है कि कौन सा देश कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, कब करेगा, कितने समय बाद करेगा, इसमें तय किया जाता है। हालांकि इस चीज़ लगातार बैठकें लगातार हो रही हैं और इसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी इसमें सहयोग कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण के अनेक घटक हैं। इन सभी घटकों के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा संतुलित स्थापित रहता है। उस पर्यावरण में ही जीव अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, लेकिन इस संतुलन बिगड़ने पर जीवों को अपना जीवन चक्र चलाने में अत्यधिक कठिनाई होने लगती है। अतः इस प्रकार के किसी घटक को वातावरण में कम या अधिक कर देना अथवा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण प्रवेश आदि ही पर्यावरण का प्रदूषण है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको पता है दोस्तों, भारत में एक समय जो है चील की संख्या बिल्कुल नगण्य थी। ठीक है। उस संख्या समाप्त हो गई थी क्योंकि गायों को जो दवा दी जाती थी उस दवा के प्रयोग से जब गाय मर जाती थी उसी दवा का भक्षण जो है गिद्ध कर लेते थे और जिसके बाद से डाइक्लोफिनेक्स जो दवा थी उसी के भक्षण से गिद्ध भी मर जा रहे थे और उनकी संख्या एक समय बहुत कम हो गई थी और इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक क्या हैं। तो विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कौन कौन से कारक है। जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाए। जब संसाधन का अत्यधिक प्रयोग करने के लिए क्या क्या खनन किया जाएगा, खनन के लिए माइनिंग, इससे प्रदूषण बढ़ता है। वनों की कटाई, मानव की आवश्यकता को पूरा करने वनों की कटाई की जाती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण को बढ़ावा और परिवहन के अत्यधिक साधन। ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तरदायी होने के। पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, यानी इन पर्यावरण प्रदूषण को रोका कैसे जा सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण कर वन का संरक्षण कर
पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग करके, परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके, जन जागरूकता कार्यक्रम अपनाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से। ठीक है, तो ये वो तरीके जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण को हम यानी उसको उपाय कर सकते, उसको पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। ठीक है, वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, जी हाँ क्लब ऑफ रोम ने 1972 में पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। ठीक, UNEP क्या है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। UNEP के मुख्य कार्य क्या, यानी UNEP के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, यहाँ देख सकते हैं। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए विश्व स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करना। UNEP का कार्य पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान एवं सूचना को बढ़ावा देना है। UNEP का कार्य एक विश्वव्यापी नेटवर्क वैश्विक संसाधन सामग्री आधार की रचना के आधार पर तैयार करना है। 175 से भी अधिक देशों में एकीकृत पर्यावरणीय सूचना सेवा प्रदान कर रहा है UNEP। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक और आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने में सहायता देती है। ये संगठन महासागरों तथा सागरों बचाव के लिए कार्य करता है और जैव विविधता, मरुस्थलीकरण एवं मौसम परिवर्तन पर संधियों हेतु वार्ता एवं उन्हें कार्यान्वित करने में मदद की है और ये उन संधियों के लिए प्रशासन एवं सचिवालय का कार्य भी कर रही है। रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रियो सम्मेलन कब होता है, तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक, कब आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं, उसका महत्व क्या क्या थी। पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध और गरीब विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए और इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया, जिसमें ऐसे विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। टिकाऊ विकास का तरीका क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को टिकाऊ विकास का तरीका कहा जाता है। अगला है टिकाऊ विकास को लागू करने के तरीके। अपरिग्रह की भावना यानी आवश्यकताओं में कमी, आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना, प्राकृतिक अस्तित्व और प्राकृतिक संसाधनों का उचित एवं पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की चेतावनी, ये किस पुस्तक है, तो 1987 में आई। इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके में भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। एजेंडा 21 क्या है, रियो सम्मेलन में विकास के कुछ तौर तरीके सिखाए गए, इसे ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। साझी संपदा क्या है, वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार ना होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। इसी तरह के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कायम करने के लिए किए गए समझौते कौन कौन से हैं, तो अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल नयाचार 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार 1991 हो चुके हैं। साझे परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है। वैश्विक साझी संपदा की शुरुआत को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है।
विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने पक्ष में, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला, यह कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका बहुत ज़्यादा अधिक है। दूसरा, यह कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, अतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून विकासशील देशों के अनुकूल हों। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त कोष बनाया जाए। व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राजकीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएं। साझी संपदा और संसाधनों पर अनुसंधान कार्य किए जाएं। पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया कैसा रहा है? विकसित देश, उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। उसके बाद विकासशील देश क्या कहते हैं? विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी के अनुसार नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी जिम्मेदारी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिसमें से सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया है जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे उन स्थानों पर ज़्यादा खतरा जो समुद्र किनारे बसे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और गैस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और उसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। पावन वन प्रांतर या देवस्थान क्या है? पावन वन प्रांतर प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता का वास माना जाता है। इन्हें पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। भारत में भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपना योगदान दिया है। भारत द्वारा 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया। 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, ठीक है, इसमें क्या किया गया था हमने हमारे द्वारा, ठीक है, संरक्षण प्रयोग किया गया था। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया गया। BS6 को हमने लागू कर दिया भारत जो है, ठीक है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना की गई। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ अक्षय ऊर्जा के विकास का अलग मंत्रालय है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान, अमेरिका 16 टन, जापान 8 टन, चीन 6 टन और भारत 0.1 टन का उत्पादन करता है। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 पर हस्ताक्षर किए थे। COP 2023 में भारत वृक्षारोपण वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। पर्यावरणीय आंदोलन, तो कई सारे पर्यावरण आंदोलन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति, इमारती लकड़ी, तेल भंडार, जल, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। मूल निवासी का क्या अर्थ होता है? जनता का विभाग किसी वन प्रदेश या अन्य भूभाग से में आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हों वह संबंधित क्षेत्र के मूल निवासी कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे और बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने अपने अधीन बना लिया।
मूल निवासियों के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो मध्य व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया व भारत है। मूल निवासियों की प्रमुख जनसंख्या, फिलीपींस के कोरडेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिली में मापूस नामक मूलवासी संख्या 10 लाख है। ठीक है। बांग्लादेश के चटगांव में पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप। भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है? भारत में मूलवासी के लिए जनजातीय आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासियों के जीवन यापन के लिए सबसे बड़े खतरे प्राकृतिक संसाधन और कृषि पर निर्भर हैं, परंतु विकसित देश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन प्राकृतिक संसाधनों कृषि योग्य भूमि का दोहन अपने हितों में करना शुरू कर दिया, जिससे मूल निवासियों के जीवन यापन खतरा पैदा हो गया है। मूल निवासियों प्रमुख मांगें यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी प्रमुख कौन कौन सी मांगें हैं ये आपको कर लेना है। अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताएं, ये भी आपको कर लेना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप का महत्व। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोट्स हो गया दोस्तों चैप्टर 8 का। ठीक है, इस वीडियो में आज बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।